He's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. 3 हफ्ते, मिसाइल, ड्रोन, आग और बारूद। लेकिन अचानक ट्रंप बैकफुट पर हैं। साउथ पार्स पर हमला रुक गया है या फिर रोक दिया गया दिखावे के लिए? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने तेहरान के आगे सरेंडर कर दिया है, या ये सिर्फ एक नए तूफान से पहले की खामोशी है? ऑयल प्राइस गिर रहे हैं, तो क्या बाजार को पहले से पता है जंग खत्म होने वाली है, या फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? ईरान ने ऐलान कर दिया है, कोई रहम नहीं, मतलब अब कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। तो क्या अब ईरान खुलकर तांडव करेगा, या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या अमेरिका धीरे धीरे एग्जिट ढूंढ रहा है? Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. या फिर ये सब एक मास्टर ट्रिक है दुश्मन को ओवर कॉन्फिडेंट बनाने की? सवाल ये भी है, क्या इजराइल अब अकेला पड़ने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, या फिर डील, दबाव और डर के बीच एक नया गेम लिखा जा रहा है? और इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की सच्चाई लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने अब डैमेज कंट्रोल किया तो ईरान भड़क गया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के कमांडर अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उधर IRGC के प्रवक्ता ने भी धमकी दे दी कि अब दुनिया भर में उनके पर्यटन स्थल, रिसोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ने जंग का रुख बदल दिया है। ट्रंप ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर सबसे ताकतवर हमला किया। तेहरान ने पलटवार किया और कतर में रास लफान गैस फील्ड को जला दिया। और फिर जंग में एंट्री हुई ट्रंप की। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स को उड़ाने की धमकी दे डाली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ही सब कुछ रोक दिया। ट्रंप बोले, एनर्जी साइट पर अब और कोई अटैक नहीं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गैस फील्ड पर हमला अकेले इजराइल का था। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की बात मानेंगे और गैस फील्ड पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. ट्रंप के इस बयान का असर ये हुआ कि जिस कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल पहुंच गए थे, वो सीधे $107 प्रति बैरल पर आ गए। तो क्या सुपर पावर जंग में एग्जिट गेट तलाश रहा है, या ये सब एक ट्रंप का नया ट्रिक है? क्योंकि ईरान चुप नहीं है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव में एयर रेड सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। ये वीडियो इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद सामने आया। IRGC के प्रवक्ता ने कहा, युद्ध के दौरान भी मिसाइल का प्रोडक्शन जारी है। इस साल ईरान का मिसाइल उद्योग उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उत्पादन या स्टॉक को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दी कि अब तक हमने बहुत कम ताकत दिखाई, सिर्फ सब्र दिखाया। अगर फिर इंफ्रा हिट हुआ तो कोई दया माया नहीं, पूरा हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स में जिस गैस फील्ड पर हमला किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इजराइल के हमले के बाद
प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आग लग गई। इस हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। कतर में रास लफान LNG प्लांट, कुवैत का मीना अल अहमादी रिफाइनरी और सऊदी और UAE में तेल ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान के इसी पलटवार के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल के हमलों पर सफाई दी। अब सवाल है, क्या तेहरान के पलटवार के बाद ट्रंप बैकफुट पर हैं? क्या वो जंग में एग्जिट ढूंढ रहे हैं? ट्रंप ने हॉर्मुज के लिए 7 देशों से वॉरशिप मांगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ने मना कर दिया, साफ कह दिया ये हमारी जंग नहीं है। तो क्या इस जंग में ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं? अपने कई बयानों में वो कह चुके हैं कि इस जंग का असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा और ये जंग जल्द ही खत्म होगी। We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. डोनाल्ड ट्रंप जिनकी छवि आक्रामक फैसलों की रही है, अब सवाल ये है कि क्या सच में वो बैकफुट पर हैं या जंग में ये उनका कैलकुलेटेड पॉज है? क्या अमेरिका अब किसी सीधे टकराव से बचना चाहता है या दुश्मन को भ्रम में रखना चाहता है या फिर घरेलू और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम, क्या अमेरिका धीरे धीरे इस संघर्ष से एग्जिट तलाश रहा है? उन्नीस मार्च को ट्रंप ने साउथ पार्स पर हमला रोकने का ऐलान किया। 19 मार्च को ओवल ऑफिस में जापान के पीएम से मीटिंग की और नेतन्याहू को रोकने का दावा किया। इसी दिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है। 19 मार्च को उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जंग में वो सैनिकों को नहीं उतारने वाले हैं। उधर ट्रंप के 2 बड़े-बड़े युद्धपोत भी जंग के मैदान से लौटते हुए नजर आए, USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन। ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। USS अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ और बाद में 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलालाह पोर्ट के पास पहुंच गया। USS जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर से जेद्दा पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया। ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल अब भी ट्रंप के एग्रेशन और अमेरिका के अटैकिंग तेवर पर है। ट्रंप का टोन बदला, क्या जंग से दूरी बना रहे हैं? साउथ पार्स पर ब्रेक, क्या ये डी-एक्सलेशन का संकेत है? इजराइल को चेतावनी, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? सीधे टकराव से बचना, क्या ट्रंप नया रास्ता चुन रहे हैं? ट्रंप का नो अटैक मैसेज, क्या वॉशिंगटन एग्जिट प्लान पर है? एक अहम सवाल ये भी कि क्या ट्रंप की प्राथमिकता जंग से ज्यादा खाड़ी को कंट्रोल करने की है? I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को कोई कमांड नहीं कर सकता। तो क्या वाकई अमेरिका अपने फैसले खुद ले रहा है या फिर जमीन पर जो हो रहा है वो बयान से अलग है? क्योंकि जंग में अमेरिका और इजराइल के 2 पहलू हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका सीधे शामिल होने से बचता दिख रहा है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है या दूरी? क्या ये संभव है कि इजराइल आगे रहे और अमेरिका पीछे से सपोर्ट करे, या फिर अमेरिका सच में इस जंग की सीमा तय करना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप का नो अटैक मैसेज सिर्फ सलाह था या फिर रेड लाइन? और अगर रेड लाइन थी तो क्या इजराइल उसे मानने को मजबूर हुआ? उधर ईरान मिसाइल हमले जारी रखे हुए है, बयान और सख्त हो रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है या अभी भी कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दे रहा है?
कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान यूएई पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर चुका है। कतर पर 160 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। कुवैत पर 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 470 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। सऊदी अरब पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है, जबकि बहरीन पर भी 120 से ज्यादा मिसाइलें और 190 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन किसके साथ है। अमेरिका ने सहयोग मांगा, लेकिन कई देशों ने दूरी बनाई। तो क्या ये ग्लोबल सपोर्ट की कमी है या देश इस जंग से खुद को बचाना चाहते हैं? अगर सुपर पावर को खुला समर्थन नहीं मिल रहा तो क्या इससे उसकी रणनीति बदलेगी? एक तरफ जमीन पर हमले, दूसरी तरफ मार्केट में गिरावट। तो क्या इकोनॉमी वॉर को कंट्रोल कर रही है? तो क्या इस जंग का रुख बाजार तय कर रहे हैं? क्या ट्रंप वाकई जंग से बाहर निकलना चाहते हैं या वो जंग को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या ये एग्जिट है या री एंट्री से पहले की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ है या अभी सिर्फ अपनी दिशा पकड़ रही है? और इस जंग के बीच स्विट्जरलैंड ने अब अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका को हथियार देने पर रोक लगा दी है। उधर हॉर्मुज पर नेटो के इनकार के बाद ट्रंप आग बबूला हैं। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर हैं। वहीं इजराइल ने पहली बार उत्तरी ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान का पलटवार जारी है। ईरान गिन गिन कर बदला ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। ट्रंप के जंगी जेट F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई, धमाका हुआ, आग की लपटों में लड़ाकू जेट घिरा। इसके बाद दो कहानी बनी, एक ईरान सुना रहा है, दूसरी अमेरिका बता रहा है। ईरान का दावा है कि इजराइल अमेरिका से युद्ध में उसने सबसे बड़ा शिकार कर लिया। ईरान ने ट्रंप का F-35 उड़ा दिया। ईरान ने सुपर पावर का घमंड तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका ने भी माना कि उसके सबसे घातक जंगी जेट को ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने हिट किया है। जिस जंगी जेट के पास स्टेल्थ पावर है, जिस जंगी जेट को रडार तक नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान ने अपनी मिनी मिसाइल से धुआं धुआं कर दिया है। युद्ध इतिहास में पहली बार F-35 को इस तरह पीटा गया है। मगर अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, ईरान की मिसाइल ने F-35 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फाइटर जेट वापस अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहा और पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अमेरिका की मान ली जाए तो भी ईरान का कारनामा कोई कम नहीं, क्योंकि जिस जंगी जेट को अमेरिका अजेय बताता है उस पर हमला हुआ है। हमला भी भयानक है। मगर ईरान अकेले ये कैसे कर पाया? अमेरिका अब इसे जानने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे वो F-35 को ट्रैक कर सके। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमले की पावर कुछ ही देशों के पास है। तो फिर ईरान के किस हथियार से F-35 को उड़ाया गया? ईरान ने 358 मिसाइल, जिसे SA-67 भी कहते हैं, इसी के जरिए F-35 पर हमला किया। यह मिसाइल एक तरह का लोइटरिंग ड्रोन है जो एक इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है। जब जंगी जेट धीमी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं तो इससे निशाना साधा जा सकता है। ईरान ने अमेरिका के 1 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन को 358 मिसाइलों से ढेर कर दिया है। अब F-35 पर हमला होने का मतलब है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कम से कम इजराइल तो अभी ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं करने वाला। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान में तख्ता पलट तक युद्ध चलता रहेगा। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो सड़कों पर आकर खामनेई सरकार को उखाड़ फेंके। פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים
הבליסטי ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, ईरान के तेहरान, परचिन, केरमान, अराक और बंदरे लेंगे पर इजराइल डिफेंस फोर्स का सबसे तूफानी हमला जारी है। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक डरावनी जानकारी आयरन डोम टीम से मिली है, जहां ईरान की घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इजराइल के एक रिजर्व सैनिक के खिलाफ गंभीर चार्जशीट फाइल की गई है। इजराइल मिलिट्री का यह सैनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी रज कोहेन ने ईरानी ऑपरेटिव्स को आयरन डोम की जानकारी ट्रांसफर की है। रज कोहेन को शिन बेट ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस ऑपरेशन की सेंसिटिव डिटेल जुटाकर सटीक हमलों को अंजाम दिया है, जिससे अलर्ट होकर इजराइल ने ईरान के जासूसी नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू किया है। मगर नेतन्याहू से ट्रंप की नाराजगी नई टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप ने ईरान के पावर सेंटर पर इजराइल को दोबारा हमला नहीं करने की सख्त चेतावनी दे डाली है। Have you talked to Prime Minister Netanyahu about attacking the oil and gas fields? Yeah, I did. I told him don't do that, and he won't do that. ट्रंप को एनर्जी सेंटर पर हमले के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। उन्हें यह भी यकीन हो चुका है कि ईरान जल्द सरेंडर नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान में सेना उतारने का सिग्नल दिया है। ट्रंप का प्लान ईरान के खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल करने का है, जिससे ईरान की समुद्री नाकाबंदी का तोड़ निकाला जा सके। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक इस मिशन में अमेरिका 2500 मरीन सैनिकों को खर्ग आइलैंड पर उतारने का प्लान बना रहा है। ईरान से सिर्फ 15 मील दूर खर्ग आइलैंड से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर भेजा जाता है। अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ईरान को हॉर्मुज गलियारा फिर से खोलने पर मजबूर करने की रणनीति बना रहा है। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपने के आरोपों पर सफाई भी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले के बारे में किसी को इसलिए कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये एक सरप्राइज है, जैसा सरप्राइज दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को दिया था। We had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise. सुपर पावर ने हमला कर चौंकाया है तो ईरान भी पीछे नहीं। लारिजानी की मौत के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाके मोहम्मद बाघेर कालिबाफ अब वॉर कमांडर बने हैं। कालिबाफ ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्हें अमेरिका इजराइल का कट्टर विरोधी कहा जाता है। ईरान के तेल भंडार पर हमलों के बाद कालिबाफ ने यह धमकी दी है। आंख के बदले आंख की कसम लागू हो गई है और टकराव का एक नया लेवल शुरू हो गया है। ईरान दावा कर रहा है युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका जल्दबाजी में है। इजराइल इत्मीनान से ईरान का सरेंडर चाहता है, लेकिन इस युद्ध से खाड़ी देशों की हालत खराब हो रही है। दुनिया भर में टेंशन बढ़ती जा रही है। कुवैत की रिफाइनरी पर ईरान ने फिर से ड्रोन अटैक कर दिया। सऊदी अरब में फिर से ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। उधर ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अब यूक्रेन ने 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स खाड़ी देश भेज दिए हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल के 20 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, तो वहीं मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए तुर्की ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है।
क्या दुनिया को जलाने वाली है ईरान युद्ध की चिंगारी? क्या ईरान से उठने वाली है बारूद की सुनामी? क्या ईरान की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? ये जंग का सबसे डरावना पड़ाव है। यहां से अगर हालात नहीं संभले तो उस चेतावनी को समझ लीजिए जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने दी है। ज़ायोनिस्ट शासन की नीति अपने आप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है और हमारे शहीद नेता की हत्या की है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया और खतरनाक उदाहरण बनाता है जो वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर देगा। अगर दुनिया अभी भी मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी आग बहुतों को झुलसा देगी। ईरान ने अब तक इस जंग में बहुत कुछ खोया है। नागरिक, नेता, दशकों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल साइट्स और साउथ पास गैस फील्ड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए। तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। कई शहरों में बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे आम लोगों की जिंदगी ठहर गई। साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों ने सत्ता के भीतर ही हलचल बढ़ा दी है। अली खामनेई की हत्या का दावा इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का चुका है। यानी ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग को और विस्फोटक बना सकता है। इतना विस्फोटक कि उसकी बारूदी लहर दुनिया को अपने शिकंजे में कस सकती है। क्योंकि इस जंग के विस्तार का सिर्फ एक एपिसेंटर नहीं है, बल्कि 5 एपिसेंटर हैं जो इस जंग की चेन रिएक्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला। दूसरा, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी वॉर का फैलाव। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक ईरान समर्थित गुटों की एंट्री। तीसरा, अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव, खाड़ी में सैन्य जमावड़ा और स्ट्राइक्स का खतरा। चौथा, ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, तेल और गैस सप्लाई चेन को निशाना। पांचवा और सबसे खतरनाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पकड़ कर बैठा है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. सवाल इस बहस से कहीं बड़ा है कि जेट गिरा या नहीं। असली चिंता यह है कि क्या अब दुनिया का सबसे आधुनिक और अभेद्य माना जाने वाला स्टेल्थ फाइटर भी इस जंग में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। यही इस संघर्ष का सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब ये टकराव उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां तकनीक, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लगी है। और जब हालात ऐसे बन जाएं कि सुपर पावर की सबसे बड़ी ताकत भी चोटिल नजर आने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे वैश्विक टकराव की शुरुआत है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। अब लौटते हैं उस एपिसेंटर वाली कहानी पर, जिसे दुनिया को झुलसाने वाला ट्रिगर माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो नस जिससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की सांसें चल रही है। ये इस जंग का सबसे खतरनाक ट्रिगर बन चुका है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि यहाँ का हर तनाव वैश्विक असर पैदा करता है। हालात ये हैं कि जहाजों की आवाजाही अब सामान्य नहीं रही। कई शिपिंग कंपनियां रूट बदलने या फिर देरी से गुजरने पर मजबूर हैं और बीमा प्रीमियम तेजी से बढ़ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सेफ कॉरिडोर और नियंत्रित आवाजाही की भी बात सामने आई है, जो ये दिखाती है कि रास्ता खुला जरूर है लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं है। अगर यहाँ हालात और बिगड़े तो तेल सप्लाई पर बड़ा झटका लगेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर कंपनी ने करीब $2 मिलियन देकर सुरक्षित रास्ता हासिल किया,
हालांकि पेमेंट का तरीका साफ नहीं है। संभावना है कि ये इनडायरेक्ट चैनल से किया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी बिना रास्ता बंद किए ही ईरान ने इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रखा है। इतना ही नहीं, अब इस तनाव में दुनिया की बड़ी ताकतें भी सीधे तौर पर सक्रिय होती दिख रही हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान जैसे देश अब हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट सिस्टम का प्लान कर रहे हैं। इनमें से जापान को छोड़कर 5 देश नेटो का हिस्सा हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये देश सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं और पहले हालात के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। Bonsoir à toutes et tous. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force. कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक और बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आ रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के खार्क आइलैंड को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका इस द्वीप पर नाकाबंदी या फिर सीधे कब्जे जैसे विकल्प देख रहा है, ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। इससे पहले अमेरिकी हमलों में यहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर छोड़ा गया। यानी साफ संकेत है, अभी दबाव बनाया जा रहा है और अगला कदम सीधे इकोनॉमिक नॉकआउट भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। खार्क आइलैंड पर हमला या कब्जा ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि उसके ज्यादातर तेल निर्यात का रास्ता वहीं से गुजरता है। लेकिन इसके जवाब में ईरान चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर भारी संकट पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती है, वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच सकता है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए नेतन्याहू सामने आए तो एक नया दावा उन्होंने कर डाला। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और बैलिस्टिक ताकत दोनों को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के साउथ पार्स पर हुए हमले पर वो अकेले पड़ गए। और ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा दिया है कि इस तरह का हमला दोबारा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नेतन्याहू को कबूल करना पड़ा कि ईरान की गैस फील्ड पर हुआ हमला सिर्फ इजराइल का ही हमला था। झूठे साबित हुए सारे दावे। अफवाहों का हुआ अंत। कैमरे के सामने आए नेतन्याहू। I'm alive, and you're all witnesses. मैं जिंदा हूं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण टकराव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। जंग के इसी माहौल में सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज अफवाह फैलाई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा किया गया कि ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है। लेकिन इन दावों के बीच अचानक नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है और सारी अफवाहों पर ब्रेक लग जाता है।
जंग के बीच मौत की खबर, सामने आ गए नेतन्याहू। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के साथ एक इमारत में चलते हुए नेतन्याहू कैमरे के सामने आते हैं और सीधे सीधे उन अफवाहों को चुनौती देते हैं जो उनकी मौत की बात कर रही थी। इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर सवाल उठे थे। कहा गया कि वो एआई से बना है, यहाँ तक कि उंगलियों की गिनती तक पर बहस छिड़ गई थी। ऐसे में इस नए वीडियो के जरिए नेतन्याहू ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित की, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दिया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. जंग के नतीजे पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं दिखाई, बल्कि जंग के हालात पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन सिस्टम और सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उसकी सैन्य क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Lion, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. हॉर्मूज पर इजराइल की चेतावनी। जंग का असर अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, अब तनाव का नया केंद्र बन गया है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है, और अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो खतरा और भी बड़ा हो सकता था। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. मिडिल ईस्ट में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव थमने के कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे।